नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सार श्रृंखला सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज टेस्ट संख्या 3 है जिसका टॉपिक रहने वाला है हमारा मृदा यानी सॉइल, जो यानी कि कक्षा 11 की पुस्तक से लिया गया एनसीईआरटी की जो पुस्तक है। और आपको ये और बता दूं मैं आपको कि हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो पोषक तत्व एवं उर्वरक रहने वाला है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट होगा जो हमारा अगले संडे को होगा वो पोषक तत्व एवं उर्वरक का होने वाला है। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इससे पहले अगर बात करें, इससे पहला जो हमने वीडियो बनाया था वो मौसम और जलवायु से संबंधित था, वो एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, सोयल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? यानी कि जो सोयल शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और फ्रेंच। तो अगर बात करें दोस्तों, सोयल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। तो आपको मैं बता दूं, सोयल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सोलम शब्द से हुई है। और इस सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श। ठीक है, तो याद रखना, सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो कृषि पर्यवेक्षक का एक मेगा टेस्ट होने जा रहा है 26 मार्च को। हमारी ऐप है एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर की, उसके ऊपर यानी कि एक मेगा टेस्ट हो रहा है, फ्री में टेस्ट है। और अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो फ्री आपको ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। अगर आपकी सेकंड रैंक आती है तो आपको फ्री में नोट्स दिए जाएंगे। थर्ड रैंक आती है तो फ्री में टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो आप हमारी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए तो अभी तक डाउनलोड कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमें क्या है संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज दीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग, यानी दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं। यानी 50% भाग में क्या होता है? ठोस यानी सॉलिड मैटर होता है, और शेष जो बचता है भाग उसे क्या कहते हैं? अपने रंध्रावकाश कहते हैं, जिसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि उस रंध्रावकाश में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है? खनिज पदार्थ नहीं जी, वायु एवं जल। तो यानी कि उसके अंदर क्या होता है? वायु और जल होता है, जो यानी कि 25-25% होता है। 25% वायु और 25% के आसपास यानी कि जल होता है। और जो यानी ठोस पार्ट होता है उसमें खनिज पदार्थ और क्या होते हैं? जीवाश्म पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारात्मक दृष्टि से मृदा की ऊपरी परत में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है। यानी कि जो मृदा की ऊपरी परत होती है उसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है, भार की दृष्टि से बताना है। यानी कि भार की दृष्टि से जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत होती है? पहला ऑप्शन है 3 से 5%, बी नंबर ऑप्शन है 5 से 8%, सी नंबर ऑप्शन है 1 से 3%, डी नंबर ऑप्शन है 0.5%। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो भार की दृष्टि से मृदा के ऊपरी परत में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 3 से 5% होती है। कितनी होती है? 3 से 5% होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के अनुसार मृदा कणों का व्यास सही सम्मिलित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है? पहला है मोटी बालू। मोटी बालू की अगर बात करें तो इसका आकार होता है 2.0 से लेकर 0.20 मिमी, सही है। महीन बालू की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 0.20 से 0.02 मिमी, ये भी सही है। सिल्ट की बात करें तो इसका साइज होता है वो 0.02 से 0.002 मिमी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। यानी कि ये सारे के सारे क्या है? सही सम्मिलित है, कोई भी गलत सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मृदा कणों के व्यवस्थापन को कहा जाता है, यानी कि मृदा के सही प्रकार से व्यवस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सॉइल टेक्सचर कहते हैं, यानी मृदा गठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा गठन कहते हैं। मृदा कणों के सही व्यवस्थापन को क्या कहा जाता है? मृदा गठन या सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आलू में कंद बनने के लिए मृदा में उपयुक्त तापमान होना चाहिए। यानी कि आलू के अंदर जो ट्यूबर है उनके निर्माण के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो इनके लिए उपयुक्त टेम्परेचर है वो कितना डिग्री होना चाहिए? 17 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना डिग्री? 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, यानी कि जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। ए नंबर क्षारीय मृदाएं, बी नंबर अम्लीय मृदाएं, स नंबर यानी कि लवणीय मृदाएं और द नंबर यानी कि कोई नहीं। तो याद रखना, जहां पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर किस प्रकार की अम्लीय यानी कि किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है, अम्लीय मृदाएं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर अम्लीय मृदाएं, कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर किस प्रकार की मृदाएं बनती है, क्षारीय मृदाएं बनती है। और जहां पर हम क्या है लवण या खारे पानी से सिंचाई करते हैं वहां पर किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है, लवणीय। तो याद रखना, अधिक वर्षा वाले अम्लीय, अधिक वर्षा अम्लीय होती है, कम वर्षा क्षारीय होती है, और जहां पर क्या है खारे पानी से सिंचाई करती है तो वहां पर क्या है लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निष्कर्षण की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 4 डेसीसाइमेंस प्रति मीटर से अधिक हो, विनिमयशील सोडियम की मात्रा है वो 15% से कम हो, वह पीएच मान सामान्यतः 8.5 से कम हो। यानी जिसकी अगर बात करें विद्युत चालकता हो वो 4 डेसीसाइमेंस प्रति मीटर से अधिक हो, विनिमयशील सोडियम की मात्रा बात करें तो 15% से कम है, और पीएच मान है वो भी 8.5 से कम है। तो इस प्रकार की मृदाएं हैं वो क्या कहलाती है, तो इस प्रकार की मृदाओं को हम क्या कहते हैं, लवणीय मृदाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है, इस प्रकार की मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलगार्ड नाम के एक व्यक्ति थे, तो हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को किस नाम से पुकारा था। इन्होंने एक लवणीय मृदाओं को एक अलग से नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था। पहला ऑप्शन है सफ़ेद लवणीय मृदा, दूसरा है सफ़ेद मृदा, सही नंबर है सफ़ेद ऊसर, और द नंबर है क्षारीय ऊसर। तो हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को सफ़ेद ऊसर कहा था। क्या कहा था, सफ़ेद ऊसर के नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 10, अधिक अम्लीयता सहन करने वाली फसल है, यानी कि ये फसलें हैं, इनमें से कौन सी फसल है जो अधिक अम्लीयता को सहन कर सकती है। पहला ऑप्शन है फूलगोभी, चुकंदर, बरसीम और रिजका, ये बहुत कम सहनशील होती है। गेहूं, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार ये भी नहीं है। राई और घास, तो यानी कि ये होती है जो अधिक यानी कि अम्लीयता को सहन कर सकती है, राई और घास। इनका पूरा क्वालिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको एक चार्ट के द्वारा भी बता देता हूँ, देख लीजिएगा आप यहाँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से उच्च लवण सहनशील फसल कौन सी है, यानी कि इनमें से लवण को सहनशील करने वाली फसल कौन सी है। पहला ऑप्शन है रिजका, दूसरा है सेम, तीसरा है मूंग, और डी नंबर है ढेंचा। तो उच्च लवण सहन फसल है वो कौन सी है, ढेंचा। कौन सी है, ढेंचा। देख, अगर बात करें लवणशील फसलों की, सबसे ज़्यादा जो उच्च लवणशील फसलें होती है उनके अंदर क्या है, ढेंचा है, चुकंदर, सलजम, पालक, मूली और दूब घास। मध्य लवण सहनशील फसलों की बात करें तो वहाँ पर राई, मक्का, गेहूं, सरसों, जेई, धान, ज्वार, बाजरा, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू, प्याज और रिजका और बरसीम, ये मध्यम लवणशील फसलें होती है। न्यून लवणशील फसलों की बात करें तो इसमें सेम आ जाएगा, मूंग, उड़द, चना, मोठ, मटर, सेम, भिंडी, लौकी, सेब, संतरा, नींबू और पपीता। तो ये आपको क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कौन सी फसलें उच्च लवण सहनशील फसलें होती है, कौन सी मध्यम लवणशील फसलें होती है और कौन सी न्यून लवणशील फसलें होती है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल है, यानी कि पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल, पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल वो होता है जो उनको मृदा के अंदर क्या अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। तो आपको पता है मृदा पौधों के लिए अवेलेबल जल होता है वो कौन सा जल होता है, केसीय जल होता है। कौन सा जल होता है, केसीय जल, यानी कैपिलरी वाटर होता है, केसीय जल होता है। तो महत्वपूर्ण जल कौन सा होता है, केसीय जल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसने लिखी थी, एनसी ब्रैडी, टिस्टेल एट ऑल। तो ये पुस्तक लिखी थी टिस्टेल एट ऑल ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो 14 क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में खेतों में हल्की सिंचाई करने से तापक्रम 0.5 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रावकाश रहित शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, यानी कि रंध्रावकाश रहित शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कण घनत्व कहते हैं। और कण घनत्व के बारे में याद रखना है, कण घनत्व को ही क्या कहा जाता है,
वास्तविक घनत्व कहा जाता है। कण घनत्व को क्या कहा जाता है? वास्तविक घनत्व कहा जाता है, ठीक है। और स्थूल घनत्व होता है उसे आभासी घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का औसत स्थूल घनत्व होता है, यानी कि मृदा का औसत स्थूल घनत्व होता है वो कितना होता है? तो मृदा का औसत स्थूल घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.33 ग्राम प्रति घन सेमी, यानी कि मृदा का औसत स्थूल घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.3 ग्राम प्रति घन सेमी। और मृदा की अगर बात करें जो कण घनत्व होता है वो कितना होता है? 2.65 ग्राम घन सेमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर कृषि पर्यवेक्षक के आप नोट्स के लेना चाहते हैं तो आप हमारे क्या है जो नंबर दिए हुए हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। कोई से भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 84 408 11 208 पर, या फिर 96 496 96 321 पर मैसेज कर दीजिएगा। आप अपना नाम लिखकर, जिला लिखकर 1110 रुपये में आपको एग्रीकल्चर, राजस्थान जीके, हिंदी, यानी सभी जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, राजस्थान जीके के तीनों पार्ट यानी कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, उसके अलावा हिंदी, इन सभी के यानी कि जो पार्ट है वो प्रिंटेड नोट्स आपको यानी कि आपके होम पर, घर पर पहुंच जाएगा आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, स्थूल घनत्व के लिए आपको क्या करना है, सभी अलग अलग मृदाओं के लिए बता देता हूं। बालू मृदा की बात करें तो उसका कितना होता है? 1.6 होता है। बालू मृदा का कितना होता है? 1.6 होता है। दोमट मृदा की बात करें तो 1.4 होता है। सिल्ट या दोमट मृदा की बात करें तो 1.3 होता है। क्ले मृदा की बात करें तो इसका 1.1 स्थूल घनत्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक क्षेत्र में मृदा कौन सी होती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है, बलुई मृदा पाई जाती है। कौन से? यानी बलुई मृदा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि कौन सी मृदा है जो कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो अगर बात करें कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है तो वो कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो WRO के 2016 के अंदर पूछा गया था, भूमिगत कीटों के नियंत्रण हेतु कितनी मात्रा में फोरेट 10G की आवश्यकता होगी जब इसको यानी कि 2.5 किलोग्राम प्रति स्क्वायर तत्व के प्रति हेक्टर मात्रा काम में ली जाए? पहला ऑप्शन है 10 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 15 किलोग्राम, 3 नंबर ऑप्शन है 25 किलोग्राम और डी नंबर है 20 किलोग्राम। तो इसकी मात्रा होगी वो कितने काम में लेनी होगी? 25 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न में से मृदा निर्जमीकरण हेतु कौन सा रसायन काम में लेते हैं, यानी कि मृदा के भूमिगत जो कीट वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन काम में लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं मृदा उपचार के लिए, सॉइल सोलराइजेशन के लिए कौन सा यानी कि रसायन काम में लेते हैं? सल्फर, 2,4-D, फार्मेलिन और अल्कोहल। तो कौन सा यानी कि काम में लेते हैं? मुख्य रूप से फार्मेलिन को काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लिया जाता है? फार्मेलिन को काम में लिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।